Assalamu alaikum students. Hafiz Nabil Ahmed here. Introduction to Business chapter Human Resource Management from Recruitment to Labor Relations. इस चैप्टर के जो पहले 3 टॉपिक हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के जो रिमेनिंग 2 टॉपिक हैं एम्प्लॉय सेपरेशन एंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय सेपरेशन को डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉय सेपरेशन क्या होता है और इसकी कौन सी टाइप्स हैं, ये किस तरह से किया जाता है। एम्प्लॉय सेपरेशन जो है बेसिकली ये एक ब्रॉडर टर्म है। इसमें जो एम्प्लॉय है उसको अपनी जॉब से महरूम होना पड़ता है, अपनी जॉब से हाथ धोने पड़ते हैं। उसका 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो वॉलंटरी या इनवॉलंटरी। वॉलंटरी के वो अपनी मर्ज़ी से ऐसा करे और इनवॉलंटरी उसकी मर्ज़ी के बगैर ऐसा हो। इनवॉलंटरी सेपरेशंस की जो कैटेगरीज़ हैं उनमें डाउन साइजिंग और आउटसोर्सिंग शामिल है, और वॉलंटरी सेपरेशन जो है वो थ्रू रेजिग्नेशन किया जाता है। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी टर्नओवर। टर्नओवर occurs when an employee leaves his or her job. टर्नओवर तब होता है जब कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब छोड़ता है। अपनी जॉब छोड़ने के लिए वो रिज़ाइन करता है। उस रिज़ाइन की वजह या तो कोई दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी जॉब हो सकती है, या वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, या वो रिटायर होना चाहता है, कोई भी रीज़न हो सकती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है उसे चाहिए कि वो एम्प्लॉय से पूछे और एक एग्ज़िट इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करे, जिससे उसे पता चल सके कि एम्प्लॉय जो जॉब छोड़ रहा है उसकी रीज़न क्या है, और एम्प्लॉय के साथ जो उसकी कन्वर्सेशन है उस कन्वर्सेशन से जो मैनेजर है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी, जो फर्म के लिए भी बेनिफिशियल होगी। एम्प्लॉय जो है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि वो रिज़ाइन करेगा वॉलंटरी टर्नओवर में, तो उसका जो रीज़न है वो लैक ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है। इस वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, अगर वो इस वजह से एम्प्लॉय जॉब छोड़ रहा है तो वो उसको ऑन गोइंग ट्रेनिंग जो है वो ऑफ़र कर सकता है, या लो पे की वजह से अगर वो छोड़ रहा है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो उसको रेज़ ऑफ़र कर सकता है। बिज़नेस एटिकेट्स जो हैं वो रेज़ के लिए कुछ एडवाइसेस जो हैं उसमें मेंशन है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर उन एडवाइसेस को यूज़ करके उसको रेज़ के लिए कह सकता है। समटाइम्स जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रिज़ाइन करके दूसरी जॉब इस वजह से एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको अपनी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें ले ऑफ का, जॉब से हटाए जाने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। और इस सूरत में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को चाहिए कि वो उनके जो जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी फेयर्स हैं उनका ख़ात्मा करे, उनको इस चीज़ की एश्योरिटी दिलाए कि उनकी जो जॉब है वो सिक्योर है और बग़ैर किसी रीज़न के जो है वो उनको ले ऑफ या टर्मिनेट नहीं किया जाएगा।
इनवॉलेंट्री टर्नओवर तब होता है जब एम्प्लॉय को पुअर जॉब परफॉर्मेंस की वजह से या किसी भी किस्म के अनएथिकल बिहेवियर की वजह से जो है वो नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो टर्मिनेशन है ये नेसेसरी है या नहीं है, क्योंकि कोई भी रीज़न हो, आप अनएथिकल बिहेवियर जो है उसको टॉलरेट नहीं करते, या जो पुअर परफॉर्मेंस है उसको भी आप टॉलरेट नहीं करते। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है उसके लिए ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इजी नहीं होता उनके लिए किसी भी एम्प्लॉय को जो है वो फायर कर देना, लेकिन ऑल्थो इट इज़ ए पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी, उनकी ड्यूटी का ये पार्ट है और उनको ऐसा करना ही पड़ता है। इस सूरत हाल में जो सारे के सारे को वर्कर्स होते हैं, जो दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो जो टर्मिनेटेड एम्प्लॉय है उसकी साइड पे होते हैं, उसकी फेवर में होते हैं। एम्प्लॉय जो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, गुस्से में होता है और बाज़ात रो भी पड़ता है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है इस मौके पे वो बहुत प्रोफेशनल और काम बिहेवियर शो करता है, और किसी भी किस्म का कोई भी जो टर्मिनेशन की वजह से माहौल ख़राब होने की सूरत हाल पैदा होने का अंदेशा हो तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि रॉन्गफुल डिसमिस के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह भी होते हैं। इवन लॉ सूट्स जो है वो भी फ़ाइल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो इस किस्म की मिसालें मौजूद हैं कि किसी भी कंपनी ने, किसी भी सुपरवाइज़र ने या मैनेजर ने किसी एम्प्लॉय को अगर टर्मिनेट किया है, ले ऑफ किया है, जॉब से फारिग किया है, तो उसने कोर्ट में जो है वो केस फाइल किया। और मोस्टली बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि जो एम्प्लॉई है वो केस जीत जाता है और वापस जो है उसकी जॉब पे उसको बहाल कर दिया जाता है। और कुछ केसेस में कंपनी या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वगैरह के जो मैनेजर्स हैं उनका डिसीजन जो है वो फेयर कंसीडर किया जाता है और एम्प्लॉय का टर्मिनेशन जो है उसको लीगल कंसीडर किया जाता है। इनवॉलेंट्री टर्नओवर जो है वो यूजुअली तब होता है जब फर्म जो है उसको अपनी कॉस्ट में कटिंग करनी होती है, कॉस्ट कटिंग मेजर्स लेने होते हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट करना होता है, या अपना जो मार्केट शेयर है उसको इंक्रीज़ करने के लिए वो अपनी कॉस्ट कम करने के लिए जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है। तो निकालने के लिए, इनवॉलेंट्री टर्नओवर के लिए कंपनीज़ जो हैं वो दो मेथड्स यूज़ करती हैं, जिनको डाउनसाइजिंग कहते हैं और आउटसोर्सिंग कहते हैं। किसी भी कंट्री में जब इकोनॉमी जो है वो टाइटन हो, सूरत हाल इकोनॉमी की ज़्यादा अच्छी ना हो, तो कंपनी के पास एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला करने के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त होता है जब उसको ये फ़ैसला करना पड़ता है कि वो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको निकाल देगी, क्योंकि उसको अपनी जो कॉस्ट कट है वो लगाना है और ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रीमलाइन रखना है, स्मूथली वर्किंग कंडीशन में रखना है। तो बेसिकली एम्प्लॉय सेपरेशन ब्रॉड टर्म्स कवरिंग द लॉस ऑफ एन एम्प्लॉय for any reason, voluntary or involuntary. And downsizing is the process of reducing the number of employees within a firm by eliminating jobs. Dismiss कर दिया जाता है employees को उनकी जॉब से। उसके लिए जो फर्म है वो अर्ली रिटायरमेंट प्लान या वॉलंटरी सर्विलेंस प्रोग्राम वगैरह जो है उससे हेल्प लेती है।
कुछ फर्म्स जो हैं वो ये भी क्लेम करती हैं कि डाउन साइजिंग की वजह से उनका जो बिज़नेस है उसके प्रॉफिट जो है वो इम्प्रूव कर गए हैं। मार्केट शेयर, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कस्टमर सर्विस जो है वो भी इम्प्रूव कर गई है आफ्टर डाउन साइजिंग। लेकिन रिसर्च ये भी प्रूव करती है कि इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए डाउन साइजिंग जो है वो गारंटी नहीं है। बाज़ औक़ात आप डाउन साइजिंग करते हैं लेकिन आपका जो प्रॉफिट होता है, मार्केट शेयर होता है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी होती है, क्वालिटी होती है, कस्टमर सर्विस होती है, वो डिक्लाइन कर जाती है ड्यू टू डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग जो है उसके बहुत से नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एनेक्सिटी, हेल्थ प्रॉब्लम, लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, जो रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके दरमियान ये इश्यूज़ होते हैं। एक्सपेंसिव सीवरेंस पैकेजेस पेड टू लेड ऑफ वर्कर्स, जिन एम्प्लॉय को लेड ऑफ किया डेफिनेटली उनकी ग्रेजुएटी, पेंशन फ़ंड, जो भी उनके जो एम्प्लॉय बेनिफिट है वो सारे के सारे कंपनी को पे करने पड़ते हैं, जो एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन होता है कंपनी पे। और लोकल इकोनॉमी जो है उस पर भी डाउन साइजिंग का बुरा असर पड़ता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड वर्कर जो है उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते खर्च करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सी जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी जो डिमांड है गुड्स की और सर्विसेज की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो इर्द गिर्द के आसपास के कुछ छोटे बिजनेस होते हैं वो बैडली इफ़ेक्ट हो जाते हैं। अगर डाउन साइजिंग ही अल्टीमेट अल्टरनेटिव हो किसी भी कंपनी के सर्वाइवल के लिए, तब भी मैनेजर को यही चाहिए कि वो नेसेसरी स्टेप ले और मेक श्योर करे जो बेस्ट पॉसिबल वे हैं उनको चूज़ किया जाए और इनवॉलंटरी टर्नओवर का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाए। दूसरा इनवॉलंटरी एम्प्लॉय सेपरेशन का जो मेथड है दैट इज़ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग इज़ ट्रांसफरिंग जॉब्स फ्रॉम इनसाइड ए फर्म टू आउटसाइड द फर्म। मतलब तीसरी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो है कंपनी उनके साथ अपना एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको ख़त्म करके एक थर्ड पार्टी जो है उसको किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करके वो थर्ड पार्टी पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रांसफ़र कर देती है। इस तरह से भी जो फर्म है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी लेबर पूल को श्रिंक कर सकती है और करती है। जो टिपिकली जॉब आउटसोर्स की जाती हैं उनमें ऑफिस मेंटेनेंस, डिलीवरीज, फूड सर्विस और सिक्योरिटी वगैरह जो है वो शामिल है। लेकिन इनके अलावा जो कम्युनिकेशन वगैरह, मार्केटिंग वगैरह या सेल्स वगैरह के जो डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सारी चीज़ें भी ऐसी हैं जिनको कंपनी आउटसोर्स कर देती है। आम तौर पे एक्सपेंसेस सेव करने के लिए और फ्लेक्सिबल रहने के लिए कंपनी जो है वो फंक्शंस को आउटसोर्स करती है जो उसके कोर बिज़नेस का पार्ट नहीं होते। जस्ट वही एक्टिविटीज़, वही फंक्शंस जो हैं वो आउटसोर्स किए जाते हैं। जो कोर बिज़नेस का पार्ट होते हैं एक्टिविटीज़, उनको आउटसोर्स नहीं किया जाता। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। लेबर मैनेजमेंट रिलेशन जो है ये पिछली एक सदी से काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज होते गए हैं। डेवलपमेंट ऑफ लेबर यूनियन, लेबर लेजिस्लेशन, कलेक्टिव बारगेनिंग प्रोसेस हैव कंट्रीब्यूटेड टू द चेंज इन्वायरमेंट।
Today's human resource manager must be educated in labor management relations, the settling of disputes, and the competitive tactics of unions and management. Development of labor unions. पिछली एक सदी में जो लेबर यूनियन है वो बहुत तेज़ी से उन्होंने तरक्की की है और इस्टेब्लिश होना शुरू हुई हैं, और उन्हीं लेबर यूनियंस की वजह से जो है वो एम्प्लॉय ने अपनी बहुत ज़्यादा जो डिमांड्स हैं वो पूरी भी करवाई हैं. लेबर यूनियन इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु हैव बैंडेड टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स in the areas of wages, hours and working condition. The organized effort of a company in 1786 resulted in the first US minimum wage, rupees $1 a day. 100 years later, New York City streetcar conductor were able to negotiate a reduction in their work day from 17 to 12 hours. नॉर्मली जितने भी किस्म की ये जो लेबर यूनियंस होती हैं और लेबर यूनियन की डेवलपमेंट है, ये वेस्टर्न कंट्रीज से जो है वो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ मूव करती हैं. 1786 में एक कंपनी थी, उसने अमेरिका में मिनिमम वेज पर डे जो है उसको एप्लीकेबल करवाया था. फिर उसके बाद एक दूसरी कंपनी जो थी उसने जो वर्किंग आवर्स थे उनको 17 आवर्स से 12 आवर्स पर डे पे जो है वो रिड्यूस करवा लिया था. लेबर यूनियंस जो हैं ये लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की होती हैं. लोकल यूनियन वो होती है जिसके जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं वो स्पेसिफिक एरिया के किसी मोहल्ले के, किसी टाउन के सिंगल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. नेशनल यूनियन जो होती है इसमें जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो नुमेरस लोकल कम्युनिटीज़ पे बेस करती है. यहाँ जो ज़्यादातर लोकल यूनियंस हैं वो मिल के नेशनल यूनियन का पार्ट बनती हैं. इंटरनेशनल यूनियन जो है ये एक नेशनल यूनियन होती है जिसकी जो मेंबरशिप होती है वो आउटसाइड दी कंट्री होती है. दूसरी कंट्रीज़ में भी उसके जो हैं वो मेंबर्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ एशियन लेबर यूनियन जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ की एक लेबर यूनियन है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सार्क के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सब में वो ऑपरेट करती है. लेबर लेजिस्लेशन पिछले 2-3 डिकेड्स में स्पेशली जुल्फ़कार अली भुट्टो और सदर अयूब ख़ान के दौर में बहुत ज़्यादा जो है वो लेबर रिफॉर्म्स की गई थी और लेबर के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशन और एक्ट्स वगैरह लाए गए थे. लेबर पॉलिसी जो थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया था. तो लेबर के लॉज के ऊपर काफ़ी लेजिस्लेशन जो थी वो पाकिस्तान में हुई थी. कलेक्टिव बारगेनिंग प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव. यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव और कंपनी के मैनेजमेंट के दौरान जो नेगोशिएशन होती है उसको हम कलेक्टिव बारगेनिंग कहते हैं. इस कलेक्टिव बारगेनिंग का मकसद ये होता है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट अराइज हो गया है लेबर यूनियन के दौरान और कंपनी के मैनेजमेंट के दौरान तो उसको जो है वो सॉर्ट आउट किया जाए और उस मसले को हल किया जाए ताकि कंपनी की जो प्रोडक्शन है या जो वर्किंग है वो स्मूथली रन हो सके. Union contracts will typically cover a 2 or 3 year period.
are often the result of weeks or months of discussion, disagreement, compromise, and eventual agreement. Once agreement is reached, union members must vote to accept or reject the contract. If the contract is rejected, union representative may resume the bargaining process with management representative again, and union members may strike to obtain their demands. स्ट्राइक जो है वो हेडलाइन बन जाती है, और स्ट्राइक से जो है वो लेबर अपने मसले हल करने की कोशिश करती है। लेकिन लेबर भी स्ट्राइक से पहले लेबर मैनेजमेंट निगोशिएशन पे बिलीव करती है, और जो भी मसला है उसको पहले ग्रीवियंस प्रोसीजर से सॉल्व करने की कोशिश करती है, देन वो मीडिएशन पे मूव कर जाती है। अगर फिर भी मसला ना हल हो तो एट द लास्ट आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है वो इशू रिजॉल्व किया जाता है। ग्रीवियंस are complained by a single employee or by the entire union that management is violating some portion of the contract. Almost all union contracts require these complaints to be submitted through a formal grievance procedure. A grievance might involve a dispute about pay, working hours, or workplace. The grievance procedure usually begins with an employee supervisor and then moves up the company's hierarchy. If the highest level of management can't settle the grievance, it is submitted to an outside party for mediation or arbitration. Mediation is the process of settling labor management dispute through an impartial third party. Although the mediator does not make the final decision, the worker can hear the whole story. The worker can tell the whole story, and the mediator can listen the whole story and make objective recommendation. If the dispute remain unsolved, the two parties can turn to the arbitration. It is the bringing in an outside arbitrator who renders a legally binding decision. The arbitrator must be acceptable both to the union and to the management, and his or her decision is final. Most union negotiations go to arbitration if union and management representatives fail to reach a contract agreement. Competitive tactics for union and management. Both union and management use tactics to make their views known and to win support. Union tactics. The chief tactics of union are strikes, picketing, and boycotts. Strike or walkout is one of the most effective tools of the labor union. It involves a temporary work stoppage by worker until a dispute has been settled or a contract signed. A strike generally seeks to disrupt business as usual, calling attention to workers' needs and union demands. Strike can last for days or weeks and can be costly to both parties. Although a strike is powerful, it can also be demanding to the very people it is trying to help. During the past decade, there have been decline in the strikes. In the previous decade, 17 major strikes were reported. On the other hand, in the second last decade, 270 major strikes were reported per year. Picketing involves workers marching in a public protest against their employer, in another effective form of union pressure.
As long as picketing does not involve violence or intimidation, it is protected by law. Picketing may accompany a strike, or it may be a protest against allied unfair labor practices. A boycott is an organized attempt to keep the public from purchasing the goods or services of a firm. Some unions have been quite successfully organizing boycotts, and some unions even fine members who defy a boycott. Management tactics. Management also has tactics for competing with the organized labor when negotiation break down. In the past, it has used the lockout, a management strike, to put pressure on union members by closing the firm. However, companies more commonly try to recruit strike breakers in highly visible fields such as professional sports, or transfer supervisors and other non-union employees to continue operating during strikes. In the British Airways strikes, management leased aircraft from other airlines and used volunteer pilots and managers to take the place of the striking cabin crew. The future of labor unions. Union membership and influence grew through most of the 20th century by giving industrial workers a voice in decision about their wages, benefits and working condition. However, as the United States, Western Europe and Japan have shifted from manufacturing economies to information and service economies, union membership and influence has declined. Unions can establish collaborative relationship with the human resource managers and other management officials, and they can recognize the potential for prosperity of all, management and union workers included. Thank you very much. End of today's lecture.